रेलवे सीसीटीसी परीक्षा की तैयारी। इसमें एक टॉपिक है जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये है अनुशासन और अपील नियम, मतलब डीएनए रूल्स और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स। देखिए, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी प्रक्रिया का कोड है। और अगर इस कोड को डिकोड कर लिया तो यकीन मानिए परीक्षा में आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो चलिए आज मिलकर इसी कोड को क्रैक करते हैं। आज के इस विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये फॉर्म्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर देखेंगे सस्पेंशन यानी निलंबन की प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा मेजर और माइनर पेनल्टी में क्या अंतर है। फिर जानेंगे कि जांच करने वाले अधिकारी कौन होते हैं और आखिर में एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत ही काम के टिप्स पर भी बात करेंगे। तो सवाल उठता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये रेलवे प्रशासन का एक टूल किट है। जब भी किसी कर्मचारी पर कोई अनुशासन की कार्रवाई होती है तो हर स्टेप के लिए इसी टूल किट से एक खास फॉर्म निकाला जाता है। सीटीसीटी एग्जाम के चाहे कमर्शियल सेक्शन की बात हो या एस्टैब्लिशमेंट की, इस टूल किट को समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो चलिए प्रक्रिया के पहले कदम से शुरू करते हैं। निलंबन, जिसे हम सस्पेंशन भी कहते हैं। अक्सर जब कोई सीरियस मामला होता है तो प्रशासन का पहला कदम यही होता है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, निलंबन अपने आप में कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है ताकि जब तक जांच चल रही है कर्मचारी को ड्यूटी से अलग रखा जा सके। निलंबन की पूरी कहानी इन 3 स्टेप्स में सिमटी है। शुरुआत होती है SF1 से। ये सस्पेंशन का ऑफिशियल ऑर्डर है। इसके बाद हर महीने निलंबित कर्मचारी को SF3 फॉर्म भरना होता है, ये बताने के लिए कि वो कहीं और नौकरी नहीं कर रहा है। और फिर जब सस्पेंशन खत्म होता है तो जारी होता है SF4 यानी निलंबन समाप्ति का आदेश। एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि किसी को ड्यूटी पर वापस लेने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो जवाब है SF4। एक होता है नॉर्मल सस्पेंशन और एक होता है डीम्ड सस्पेंशन, जिसके लिए SF2 फॉर्म है। डीम्ड का मतलब है मान लिया गया। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मतलब अगर कोई रेल कर्मचारी किसी वजह से 48 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसे अपने आप सस्पेंड मान लिया जाता है। इसके लिए अलग से SF1 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो 48 घंटे की टाइम लिमिट है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, सस्पेंशन के दौरान पैसे का क्या होता है? पूरी सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन एक निर्वाह भत्ता या गुजारा भत्ता मिलता है। आमतौर पर यह बेसिक पे का 50% होता है। ऐसा इसलिए ताकि जांच के दौरान कर्मचारी अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के दिल पर, वो हिस्सा जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और वो है मेजर और माइनर पेनाल्टी चार्जशीट के बीच का फर्क। ये समझ लीजिए कि ये अनुशासन की कार्रवाई के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। इनके फॉर्म्स भी अलग हैं, प्रक्रिया भी अलग है और नतीजा तो बिल्कुल ही अलग है। ये स्लाइड सबसे जरूरी है। एक तरफ है SF5 जो कि बड़ी सजा के लिए होता है, मतलब रिश्वत, धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों के लिए। इसमें हमेशा एक प्रॉपर जांच होती ही होती है, ये अनिवार्य है। और कर्मचारी को अपना बचाव करने के लिए डिफेंस हेल्पर रखने की भी इजाजत होती है। दूसरी तरफ है SF11 छोटी सजा के लिए, जैसे ऑफिस लेट आना या कोई छोटी मोटी लापरवाही। इसमें आमतौर पर जांच की जरूरत नहीं होती और कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय मिलता है। ये बात याद रखिएगा कि SF5 में जांच अनिवार्य है। ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्म्स की बात तो हो गई, SF5 और SF11 की भी। लेकिन इन रास्तों की मंजिल क्या है? इन चार्जशीट्स का नतीजा क्या निकलता है? चलिए अब देखते हैं कि असल में मेजर और माइनर पेनल्टी में क्या-क्या सजाएं दी जाती हैं। जैसा नाम है वैसा ही काम। बड़ी सजाएं वाकई बहुत गंभीर होती हैं। इनमें शामिल है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, मतलब नौकरी से निकाल देना, लेकिन भविष्य में दूसरी सरकारी नौकरी मिल सकती है। उससे भी ज्यादा सीरियस है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, जिसके बाद भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और फिर है कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये सभी एक SF5 चार्जशीट का नतीजा हो सकती हैं, जो किसी के भी करियर को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब मेजर पेनल्टी के मुकाबले माइनर पेनल्टी को देखिए। ये उतनी गंभीर नहीं होती, जैसे कि सेंसर, जिसका मतलब है एक ऑफिशियल वार्निंग देना, या फिर कुछ समय के लिए पास या PTO को रोक देना।
या फिर वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को रोक देना, लेकिन इसका असर आने वाले इंक्रीमेंट्स पर नहीं पड़ता। ये सजाएं आमतौर पर SF11 के जरिए दी जाती हैं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। किसी को SF5 मिला और उसने जवाब में कहा कि उस पर लगे आरोप गलत हैं। अब क्या होगा? अब होगी एक फॉर्मल इंक्वायरी, पर सवाल ये है कि ये जांच करेगा कौन? यहीं पर रोल आता है इंक्वायरी ऑफिसर्स का। SF5 के मामले में जांच के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर यानी आईओ को अपॉइंट किया जाता है, और ये अपॉइंटमेंट होता है SF7 फॉर्म के जरिए। आईओ का रोल एक निष्पक्ष जज की तरह होता है। वो सबूत देखता है, गवाहों को सुनता है और पता लगाता है कि सच क्या है। तो याद रखिए, आईओ की नियुक्ति का फॉर्म है SF7। अच्छा, अगर इंक्वायरी ऑफिसर जज है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर यानी पीओ को आप प्रशासन का वकील समझ सकते हैं। इनकी नियुक्ति SF8 फॉर्म से होती है। इनका काम होता है जांच के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से केस को पेश करना, सबूत रखना। तो जांच में प्रशासन को रिप्रेजेंट पीओ करता है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड है जो रिवीजन में बहुत मदद करेगा। कुछ जरूरी बातें फटाफट दोहराते हैं। पहली, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, इसे याद रख लीजिए। दूसरी, SF5 और SF11 का अंतर एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। तीसरी, एक एक्सेप्शन है, अगर SF11 के तहत किसी की वेतन वृद्धि 3 साल से ज्यादा के लिए रोकी जाती है तो जांच करना जरूरी हो जाता है। और हाँ, SF6 फॉर्म अब इस्तेमाल में नहीं है तो उसे भूल जाइए। ये एक नंबर है जिसे दिमाग में बिठा लेना है, 45। 45, अगर किसी कर्मचारी को कोई सजा मिलती है तो उसके पास उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने के लिए 45 दिन का वक्त होता है। ये टाइम लिमिट वाला सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है। और अब आखिर में एक सवाल। हमने SF1 से लेकर SF11 तक बहुत से फॉर्म्स की बात की। जरा सोचिए, इनमें से वो कौन सा एक फॉर्म है जिसके बारे में किसी भी कर्मचारी को सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए और क्यों? इस सवाल का जवाब इस पूरी प्रक्रिया के सार को बताता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए।